हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन एज एन ऑल्टरनेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, क्या है वोल्टेज नियमन, इसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू पर आप कह सकते हैं पावर फैक्टर की निर्भरता कैसे, यानी किस प्रकार के शक्ति गुणांक पर वोल्टेज रेगुलेशन कब पॉजिटिव मिलेगा, कब नेगेटिव मिलेगा, कब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मिल सकता है, इस चीज़ को अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि ये होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है। अगर इसकी बात करें तो आप सिंपली जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टेज का नियमन जो है वो एक प्रकार का परिवर्तन है जो कि किसी भी मशीन के लिए, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, जनरेटर की बात करूं, अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूं तो फिर स्पीड रेगुलेशन बोलूंगा उसे। ये एक तरह से नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन तक, यानी कि मिनिमम जीरो से अधिकतम जो उस पर फुल लोड आ सकता है, इन दोनों के बीच में होने वाले मशीन के कैरेक्टरिस्टिक में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज़ को दर्शाता है। अगर कोई जनरेटर है, अगर उसे नो लोड अवस्था पे चलाया जाए और अगर उस जनरेटर पर पूरा लोड लगा दिया जाए तो वो अपने टर्मिनल वोल्टेज को किस प्रकार से बदलता है, इस चीज़ को हम वोल्टेज रेगुलेशन कह सकते हैं। इसके मान में वृद्धि या कमी दोनों हो सकती है। देखो, अगर मैं कहता हूं कि सिस्टम नो लोड पर है और नो लोड से उस पर सारा का सारा लोड जोड़ दिया जाए तो इतने वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, तो ड्रॉप होंगे तो वोल्टेज कम मिलेगा। सो नो लोड से फुल लोड अवस्था तक अगर जाते हैं और आपसे कोई पूछे टर्मिनल वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन कैसा होगा, तो आप कहेंगे हमेशा वोल्टेज के मान में कमी आएगी ड्रॉप्स होने के कारण। और अगर पूरा लोड जुड़ा है सिस्टम पर और फुल लोड से नो लोड अवस्था पे अगर आते हैं, यानी सारा लोड डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उतना ही टर्मिनल वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाएगी। सो अगर कोई पूछता है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। इस बात पर निर्भर करेगा कि हम नो लोड से फुल लोड अवस्था तक जा रहे हैं कि फुल लोड से नो लोड अवस्था तक आ रहे हैं इस दौरान। लेकिन अगर कंबाइंड बोला जाए कि क्या है, तो अपन यही कहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन के टर्मिनल वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन है जब उस पर नो लोड से फुल लोड के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। उसके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू किस तरह से बदलती है वो इस परिवर्तन को, इस ड्रॉप के अनुसार ज्ञात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए वैल्यू। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं कहूं कि सिस्टम पर कोई लोड नहीं था और सारा लोड लगा दूं तो लगभग चीज अगर ड्रॉप्स में चलेगी तो फिर फायदा कहाँ का। तो जितना इन दोनों के बीच अवस्थाओं में टर्मिनल वोल्टेज का अंतर कम होगा, नो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज में गैप जितना कम मिलेगा उतने ही ड्रॉप्स कम होंगे। इसका मतलब वही एक अच्छी सिचुएशन कहलाएगी। सो एक मशीन के लिए अच्छा ये है, अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन का, गुड वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये उसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। जितना वो अपने टर्मिनल वोल्टेज पर लोड के सापेक्ष कम से कम परिवर्तन दर्शाता है, उतने उस मशीन को अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डिजाइन माना जाता है। ठीक है, हम यहाँ तुलना भी करेंगे, पावर फैक्टर भी, डिपेंडेंसी भी पढ़ेंगे और फिर कैसे ज्ञात करते हैं लेक्चर में आगे वोल्टेज रेगुलेशन को प्राप्त करने की कौन कौन से मेथड्स हैं, उनमें किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और कौन से मेथड को किस नाम से और जाना जा सकता है। कई बार आशावादी, निराशावादी, इन विधियों के बारे में बात की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या है। अब किसी भी ऑल्टरनेटर की अगर अपन बात करते हैं, सिंक्रोनस मशीन पर वोल्टेज रेगुलेशन को परिभाषित करना है, तो अपन कहेंगे कोई भी जनरेटर अगर है, एक ऑल्टरनेटर जो है, उस पर अपन जानते हैं दो तरह के इनपुट अपन इस पे देते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इस पे मैकेनिकल इनपुट यानी प्राइम मूवर के थ्रू, और दूसरा होता है किस पर? डीसी इनपुट। डीसी इनपुट कहाँ देते अपन? ये तो क्या हो गया अभी, ये किसके थ्रू मिलता है? आप कहेंगे जो भी मैकेनिकल इनपुट है वो किसके थ्रू मिलता है? प्राइम मूवर, प्रथम चालक के थ्रू। और डीसी इनपुट किसके थ्रू मिलता है? एक्साइटर के थ्रू। ये दो तरह के इनपुट है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे जब रेगुलेशन ज्ञात करना है, वो उसके नो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज का परिवर्तन केवल तब दर्शाएगा लोड अवस्था के सापेक्ष जब उसकी ये दोनों चीजें कांस्टेंट कर दें। इसका मतलब पहली शर्त ये हो गई कि किसी भी ऑल्टरनेटर की इन दोनों इनपुट अवस्थाओं को क्या रखा जाना चाहिए? आप कहेंगे कांस्टेंट। इनको क्या रखा जाना चाहिए? इनको क्या रखा जाना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिएगा, आप कह सकते हैं परिभाषा, अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप सिंपली कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो आप कहेंगे स्थिर। आप कहेंगे एक तरह से कि भी स्थिर यानी कि कांस्टेंट, स्थिर एक्साइटेशन पे, स्थिर उत्तेजन, कांस्टेंट एक्साइटेशन तथा, और साथ में स्थिर उत्तेजन तथा स्थिर चाल, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट चाल पर। ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। एक्साइटेशन कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं पर, यानी इन दोनों अवस्थाओं पर आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात किया जाता है। इन दोनों अवस्थाओं पर वोल्टेज रेगुलेशन
ज्ञात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ज्ञात किया जाता है। तो जब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तब यही कहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात किया जाता है किसके सापेक्ष, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्साइटेशन। तो इस तरह से कह सकते हैं अपन, इसमें हमेशा नियत कांस्टेंट तो होनी चाहिए स्पीड, और दूसरा कहेंगे कांस्टेंट ही होना चाहिए एक्साइटेशन। एक्साइटेशन को अपन फील्ड करंट से दिखाते हैं, तो मैंने यहाँ सिंबल में लिख दिया है एन नियत होगा और आई एफ नियत होगा। इस तरह से अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, इसके बाद लोड में होने वाले परिवर्तन पर वोल्टेज कैसे बदलता है ये समझाया जाता है। तो इन दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पर आगे वो आपसे कहता है कि भाई क्या है रेगुलेशन, तो आप सिंपली यही कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन किसी ऑल्टरनेटर पर आप कहेंगे सिंपली नो लोड से फुल लोड अवस्था, नो लोड से फुल लोड अवस्था तक टर्मिनल वोल्टेज के मान में होने वाला परिवर्तन, होने वाला जो चेंज है, परिवर्तन जो है नो लोड सिचुएशन से फुल लोड सिचुएशन तक टर्मिनल वोल्टेज के मान में होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिएगा क्या है, नो लोड से फुल लोड अवस्था तक टर्मिनल वोल्टेज के मान में होने वाला परिवर्तन। लेकिन इस परिवर्तन की सिचुएशन में क्या बोला गया है, सिचुएशन ये कहती है कि आपका हमेशा एक्साइटेशन और स्पीड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी ये परिवर्तन जब निकाल रहे हो उस समय स्पीड भी नियत है और एक्साइटेशन भी नियत है, तब लोड परिवर्तन के सापेक्ष होगा। अब कोई पूछ ले कि दो सिचुएशन से हो सकता है, अगर कोई कहे टर्मिनल वोल्टेज के मान में क्या है, कोई पूछे वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, अगर वो बोले कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, शॉर्ट में इसे वी आर लिखते हैं बेटा, इसे लिखते हैं अपन इस तरह से वी आर, कि भाई वी आर क्या है, तो आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। अगर कोई पूछे कि भाई ये क्या है, एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज, ये कहता है कि ये एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज के मान में वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, या फिर वो कहता है ये एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी है। अब ये बताइए के मान में कमी है, क्या कहेंगे अपन। यानी फर्स्ट लाइन ये कहता है कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर इस डिफरेंस को बताता है तो ये टर्मिनल वोल्टेज Vt की वैल्यू जो है उसकी इंक्रीमेंट को बताता है या टर्मिनल वोल्टेज के मान में होने वाली कमी को बताता है। तो हम कहेंगे दोनों आंसर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन क्या कर रहे हैं। जब सिस्टम पर कोई लोड नहीं लगा है उस समय अधिकतम वोल्टेज होता है, जब कोई लोड नहीं लगा हो तो मिनिमम आपने कहा कोई ड्रॉप ही नहीं है, आपका मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर मैं सारा लोड लगा दूं तो उसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं नीचे वाली सिचुएशन पे हूं और उसमें मुझे कहा जाए कि बताइए टर्मिनल वोल्टेज के मान में कमी या वृद्धि क्या है, तो आप कहेंगे अगर कमी की बात करता है इसका मतलब सिस्टम पे आपने सारा लोड आरोपित कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम कहेंगे हम जा रहे हैं नो लोड सिचुएशन से किस पे, आप कहेंगे फुल लोड सिचुएशन पे। अगर नो लोड से फुल लोड अवस्था तक जाते हैं तो मान में क्या आती है, कमी। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें तो अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब ऐसा है कि सिस्टम पर सारा लोड लगा था और हमने उसे हटा दिया, जब लोड हटा दूंगा तो ड्रॉप भी नहीं होगा तो टर्मिनल वोल्टेज उतना ही बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाले सिचुएशन में कह सकते हैं क्या है, यह है एक तरह से कि भी फुल लोड कंडीशन पे मशीन था और आप किस पे जा रहे हैं, नो लोड अवस्था पे जा रहे हैं। ये लीजिए डेफिनेशन के आधार पे तो ये फर्क पड़ता है, जिसको अपन कह सकते हैं ये है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या है ये बात समझ में आ गई होगी। एक तरह से नो लोड से फुल लोड तक टर्मिनल वोल्टेज के मान का परिवर्तन बताता है जो कि ड्रॉप्स के बराबर होता है। अब ये मूल रूप से अगर कोई पूछे ये परिवर्तन या डिफरेंस किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, तो आप कहेंगे एक तरह से आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपके वोल्टेज ड्रॉप्स जो हैं, वोल्टेज के मान में जो होने वाली पतन या कमियां हैं उनकी वैल्यू को दर्शाता है, कितने ड्रॉप्स होंगे कितना नहीं। तो आप ये कह सकते हैं जितना कम हो उतना क्या है, बेहतर है। अब अगर फॉर्मूले पे आए, अगर वो आपसे फॉर्मूला सेंस पे पूछे कैसे निकालोगे तो उसको निकाल सकते हैं। आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर होगा, तो अपन कहेंगे ये बराबर होगा भाई, ये होगा बराबर किसके, नो लोड वोल्टेज यानी VNL माइनस VFL, ये इसके बराबर होगा। नो लोड माइनस फुल लोड किस में आ जाएगा, मात्रक वोल्ट में आ जाएगा। नो लोड में से फुल लोड वोल्टेज को घटा दीजिए। फिर अगर वो कहता है कि नहीं आपको क्या चाहिए, NLFL क्या है, नो लोड और फुल लोड। अगर वो कहता है नहीं आपको परसेंटेज चाहिए तो आप कहेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर निकालना हो
तो ये किसके बराबर होगा, तो अपन कहेंगे ये बराबर होगा कि ऊपर तो वही नो लोड माइनस फुल लोड, ये तो हो गया डिफरेंस। और अगर भाग लगा दूं मैं फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो आप कहेंगे ये जो यहाँ से निकल के आता है ये बन जाता है इसके लिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब हम एक बोल सकते हैं कि किस वजह से होता होगा, ड्रॉप्स के कारण। तो जितने ज्यादा ड्रॉप उतना ही रेगुलेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एक लाइन ये कही जा सकती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भाई कितना होगा, कैसा होना चाहिए, अगर इस तरह से दिया जाए तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी अच्छी मशीन अगर हो, आप कहेंगे फॉर एनी मशीन, हम कहेंगे कब अच्छा है, अगर इस बात को अगर आपसे बोले तो आप कहेंगे अच्छी, यानी अगर वो बोलता है कि गुड, अगर वो कहता है कि गुड वोल्टेज रेगुलेशन, एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन की एक अच्छी वैल्यू की अगर बात करें, एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो अपन कहेंगे अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका आप कहेंगे वी आर जो है उसका, वी आर वोल्टेज रेगुलेशन का जो आपका मान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है, वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू रिड्यूस्ड होनी चाहिए, वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज तो ये। अब वैल्यू कम होनी चाहिए, ये होना कब दर्शाएगा, जब ड्रॉप्स कम हो। तो गुड रेगुलेशन का जब बात आया तो अपन एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर समान क्षमता ली जाए, एक अगला नोट पॉइंट में लिख रहे हैं कि अगर हम सेम रेटिंग ले, एक बराबर रेटिंग ले दो मशीनों में, और उनमें से एक मशीन है ट्रांसफॉर्मर और दूसरी मशीन है आपका ये प्रत्यावर्तक यानी ऑल्टरनेटर। एक है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है ऑल्टरनेटर, और आपसे कोई पूछे बताइए इन दोनों के बिहाफ पे, बताइए इन दोनों के बिहाफ पे किसका रेगुलेशन कैसा होगा, तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा एक अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन वाली डिवाइस माना जाता है, क्योंकि उनका बढ़िया से बढ़िया कंडीशन में भी, अगर फुल लोड कंडीशन पे भी निकालते हैं तो 2 से 5% या 2.5% एवरेज लिख सकता हूँ, आप सिंपली कहेंगे 2 to 5%, ये उनकी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू मिलती है। ये इतना ही रेगुलेशन होता है सेम रेटिंग के लिए, इसके रेगुलेशन की वैल्यू ये होती है। 2 से 5% ड्रॉप्स में जाता है, सारा लोड जोड़ दें तो भी इतना ही ड्रॉप आ पाता है। अगर यही बात सिंक्रोनस मशीन यानी जनरेटर के लिए कहा जाए तो अपन कहेंगे यहाँ पर यही फ्रैक्शन जो है 30 से 50% तक पहुंच जाता है, 30 to 50% आप कहेंगे वोल्टेज। अब बताइए आप कहाँ ये और ये, तो पहले से अपन देख पा रहे हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है एक इंपॉर्टेंट ड्रॉप्स जो यहाँ पे होता है। कारण ये है कि ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक मशीन है, स्थिर है, और ये गतिशील है। और गतिशील होगा तो उसमें हमेशा क्या होंगे, उसके आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक ड्रॉप होंगे, और इसका मेजर कारण वही है आर्मेचर रिएक्शन, रिएक्टेंस का उपस्थित होना, जो कहाँ नहीं होता है, स्थिर मशीनों में, स्टैटिक मशीन्स में नहीं होता है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन भी हो गया, एक नो लोड फुल लोड की बात भी कर ली इस बिहाफ पे। तो नो लोड वोल्टेज को अगर अपन सिंबॉलिक जाएं तो बताओ क्या लिखते हो, याद करो। आप कहेंगे अगर आपको बोला जाए नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, ये मोस्टली किसके बराबर होता है बोलो, VNL किसके बराबर होता है, EMF के बराबर, तो इसे अपन E से लिखते हैं। और अगर बोला जाए फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, अगर इसकी बात करें तो आप इसे किसके बराबर लिखते हैं, आप कहेंगे V से लिखते हैं। तो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V। सो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज E, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज V। यहाँ से अपन एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर साफ साफ देख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज VR बराबर होगा किसके, E माइनस V अपॉन V इंटू 100। ये अपने पास एक सूत्र आ गया। तो अगर कभी सीधा क्वेश्चन आ जाए, एक सिंक्रोनस मशीन पर नो लोड से फुल लोड अवस्था तक टर्मिनल वोल्टेज का मान ये तथा ये है, तो बताइए प्रतिशत रेगुलेशन क्या होगा, हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सबके, आगे बढ़े। तो अगर ये चीज क्लियर है तो अपन एक ये भी देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी कैसी होती है। हालांकि पावर फैक्टर की जब फॉर्मूले अपन पढ़े, जब कैलकुलेशन फिगर पढ़ेंगे तो ये चीज सामने आ जाएगी, किस में कम किस में ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं पावर फैक्टर पे इसकी निर्भरता कैसी है वोल्टेज रेगुलेशन पर, आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पे कि भाई वोल्टेज जो रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन पर लोड पावर फैक्टर जो है उसकी डिपेंडेंसी या उसकी निर्भरता कैसी है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वोल्टेज रेगुलेशन को पावर फैक्टर कैसे प्रभावित करता है। इस चीज को अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी अपन टेबल बना के इस चीज को समझाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे सीरियल नंबर लिया अपन ने कुछ, इसके अकॉर्डिंगली अब मशीन की बात करें तो मशीन अब यहाँ पर ऑल्टरनेटर अपन ने मान लिया है, तो लोड की बिहाफ पे रेगुलेशन, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि इसमें लोड PF कैसा है, यहाँ पे ये ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई
इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा आएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल अपन सिंबॉलिक नेचर में इस चीज़ को समझते हैं, कैसा कैसा आंसर आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं अपन, सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट केस लिया अपन ने कि भाई लोड पावर फैक्टर जो है वो कैसा है, मान लेते हैं अपन इंडक्टिव लोड है। कैसा मान लिया मैंने, इंडक्टिव लोड है। अगर इंडक्टिव लोड है तो बेटा बताओ उसे क्या कह सकते हैं, इसे अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई लैगिंग पावर फैक्टर है। इंडक्टिव लोड या लैगिंग पावर फैक्टर की सिचुएशन में जब अपन फेजर डायग्राम बना रहे थे कल, तो अपन ने प्रूव भी किया था लास्ट क्लास में, ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा मिलता है करंट लैगिंग होने के कारण। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में हमेशा E मच ग्रेटर देन V बनता है। E हमेशा बहुत ज़्यादा भी मिलेगा, ऐसे भी कह सकते E ग्रेटर देन V, बिल्कुल ये सिचुएशन आती है। और अभी अपन ने रेगुलेशन देखा क्या था, E माइनस V यानी दोनों का डिफरेंस। तो बताइए E अगर बड़ा है V से तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, यानी अगर इधर कहें तो आप कहेंगे इस बार कि भाई पॉजिटिव, आप कहेंगे पॉजिटिव धनात्मक, पॉजिटिव क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा पहली चीज तो, और वैल्यू में भी अच्छा मिलेगा, यानी आप कहेंगे मोर वैल्यू, हाई वैल्यू। आप कह सकते हैं पॉजिटिव के साथ साथ हाई वैल्यू भी होगा, हाई वैल्यू भी होगा, पहली चीज तो ये। अगर दूसरा केस यहाँ पे लें अपन, ये तो लैगिंग के लिए हुआ। अगर मैं बोलता हूँ रजिस्टिव लोड है, अगर मैं कहता हूँ एक तरह से रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड है इसका मतलब क्या मान लूँ, यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर पे मान लूँ। रजिस्टिव लोड में करंट वोल्टेज की फेज में होने की बिहाफ पे इतना डिफरेंस नहीं आ पाता है, लेकिन E अभी भी ग्रेटर देन V तो होता है, E ग्रेटर देन V होता है, लेकिन एक स्मॉल एक्सटेंट से। तो आप कहेंगे अगेन इधर कह सकते हैं फिर से कि भाई पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन तो होगा बट वेरी लो। आप कहेंगे सिंपली एक नॉमिनल वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू या लो वैल्यू, पॉजिटिव होगा बट एक कम मान का होगा, रेजिस्टिव लोड के बराबर पर यूनिट वैल्यू के बराबर होता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे वो है कैपेसिटिव लोड। अगर अपने को बोला जाए थर्ड सिचुएशन में कि इफ लोड इज कैपेसिटिव, अगर आपको बोला जाए कि भाई अगर धारितीय लोड, कैपेसिटिव लोड अगर हो, इसका मतलब क्या कहेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर का अगर हो, तो इस बार सिचुएशन बदल जाती है बेटा। इस बार E इज लेस देन V मिलने लगता है करंट के लीडिंग इफेक्ट की वजह से, और ऐसा होना सीधा सीधा यहाँ पे एक संकेत देता है, दैट मीन्स नेगेटिव VR, और वी कैन से ये जीरो भी हो सकता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी मिल सकता है, और ये दोनों सिचुएशन किस में मिलेगी, कैपेसिटिव लोड में। तो इस तरह से तीन तरह से आप डिपेंडेंसी पे जा सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस टेबल से आपका सीधा सीधा जवाब आ जाएगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ लोड्स कंडीशन में आपका पावर फैक्टर किस किस तरह से बदलता है, ठीक है। तो जीरो कब मिल सकता है या नेगेटिव कब होता है, अगर ये बात बोलता है तो सीधा जवाब है कैपेसिटिव लोड पे, या फिर इस प्रकार की सिचुएशन अगर एक्साइटेशन में रखी जाए। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एक लोड सिचुएशन तो है ही कि हमने कैसा लोड कनेक्ट किया है। यही सेम बातें जब अपन बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए, उस समय एक्साइटेशन को बदलकर उस सिचुएशन को लाया जाता है कि कब सप्लाई से एक्साइटेशन ज़्यादा है, कब सप्लाई से एक्साइटेशन कम है। वहाँ इन्हीं चीज़ों को लोड के नाम नहीं लेके हम कहते हैं ओवर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड है, नॉर्मल एक्साइटेड है, उस बिहाफ पर उसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी एक डिपेंडेंसी की बात कि कैसे कैसे निर्भरता होती है और किस तरह से ये कैलकुलेट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए ये था पावर फैक्टर को लेके। अब अपन कहते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जो रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, यानी मेथड्स टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन। मेथड्स टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करने की विधियां क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को स्टडी करना है। कौन कौन से मेथड जिनसे वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं जिनके नाम लिखेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ पे एक आता है कि भाई डायरेक्ट, एक आता है दैट इज डायरेक्ट लोडिंग मेथड, ठीक है। एक प्रत्यक्ष सीधी विधि है, डायरेक्ट लोडिंग मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड अगर मैं कहूँ तो दूसरा यहाँ पे आता है जिसे अपन कहते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, इसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और इसी को ही एक और नाम से भी जाना जाता है जो ज़्यादा फेमस है, दैट इज ईएमएफ मेथड। इसे क्या कहते हैं, इसे ईएमएफ मेथड भी कहते हैं, ठीक। थर्ड एक इसमें आता है
जिसे अपन नाम देते हैं एमएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड, ये एमएमएफ मेथड कहलाता है। इसके अलावा दो मेथड और हैं, एक कहलाता है आपका ZPF मेथड, ZPF मेथड, और इस ZPF मेथड का ही एक दूसरा नाम भी है, प्रचलित नाम कैलकुलेशन से, दैट इज पोर्टियर ट्रायंगल मेथड, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी इसको बोलते हैं। और एक लास्ट और इसके सिमिलर सा ही है, ऐसा कुछ नहीं, एक्यूरेट मेथड में ये आता है, दैट इज ASA, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, ये कहलाता है। ये 5 तरह के मेथड है जो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। इन पांचों में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनको अपन यहाँ पे देखेंगे क्या खास बात है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, डायरेक्ट लोडिंग मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट लोडिंग मेथड ये कहता है कि भाई इस मेथड में आप सीधे सीधे क्या करो, आप कहते हैं इस मेथड में सिंपल डायरेक्ट आप कहेंगे इस मेथड में सिंपली डायरेक्ट रीडिंग ली जाती है। इस मेथड में डायरेक्ट रीडिंग ली जाती है वोल्ट मीटर की दो कंडीशन में, जब आपका लोड जो है वो कनेक्टेड है, जब आपका लोड कनेक्टेड और कैसा फुल लोड, आप कहेंगे फुल लोड क्या है, कनेक्टेड है। और जब कनेक्टेड है उस समय जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगा, उस समय जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो किसको शो करेगा? आप कह सकते हैं अगर फुल लोड कंडीशन है तो किसको शो करेगा? आप कहेंगे सिंपली VFL को, ओके। और सारा लोड अगर हटा दे, इसके बाद वो कहता है कि जितना भी लोड था उस कंप्लीट लोड को आप क्या कर दो, ये कहेगा फिजिकली डिस्कनेक्ट कर दो। जैसे ही फिजिकली लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे हम इस सिचुएशन के बाद, तो आपका सिस्टम अब किस पे आ जाता है? आप कहेंगे अब ये नो लोड कंडीशन पे आ जाता है। और जब नो लोड कंडीशन पे आ जाएगा उस सिचुएशन में आप कहेंगे अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे दिस इज सिंपली VNL। तो इस तरह से अपने पास दोनों डेटा आ गए, और दोनों डेटा आने के बाद अपन कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज रेगुलेशन किसके बराबर होता है? VNL VFL अपॉन VFL मल्टीप्लाइड बाई 100। ये लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। लेकिन इस मेथड का अगर आपको बोला जाए तो ड्रॉबैक क्या दिख रहा है? डायरेक्ट लोडिंग, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई आपसे अब ड्रॉबैक पूछ ले, सीधे सीधे कह सकते हैं तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि फुल लोड को अचीव करना है, एग्जिस्ट करना, फुल लोड नॉट पॉसिबल। सिंपली अपन कहेंगे क्या नहीं संभव है? पूरा का पूरा लोड, अब एक शहर के बराबर अगर एक जनरेटर बिजली बनाता है तो क्या अपन एक शहर बसा देंगे उसकी टेस्टिंग के लिए? नहीं। और अनॉर्मस पावर भी खर्च करता है। ये भी कोई दूसरी सिचुएशन ये है, दूसरे केस में जब ये बोलता है ना कि सारा लोड डिस्कनेक्ट कर दो, आपको पता है रेगुलेशन ज्ञात करने की कंडीशन क्या थी? बोलो, वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने की कंडीशन क्या थी? याद करिए, कंडीशन क्या थी? लोड तो नो लोड से फुल लोड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंडीशन थी कि स्पीड, हाँ जी स्पीड, और दूसरी थी एक्साइटेशन। ये कैसे होने चाहिए? ये नियत होने चाहिए। क्या मशीन इस सिचुएशन में जैसे ही लोड हटाते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा क्या आसानी से? नहीं। तो आप कहेंगे दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो स्पीड जो है, आप कहेंगे स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, इनको कांस्टेंट रखना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ये कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं तो टेस्ट भी तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं ये एक ड्रॉबैक है किसका? डायरेक्ट लोडिंग मेथड का। डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट जो है उसके अंदर ये ड्रॉबैक रहेगा, और इसी वजह से अपन कहते हैं ये कहाँ प्रेफर होगा। अगर कोई बोले कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं तो अपन इतना ही बोलते हैं, डायरेक्ट लोडिंग मेथड की अगर बात आती है तो इसे अपन कहाँ यूज करते हैं? आप कहेंगे ओनली सूटेबल फॉर लो रेटिंग। आप कहेंगे लो रेटिंग जो मशीन्स हैं उनके लिए इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है, ठीक है। लो रेटिंग मशीन्स के लिए इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, कहाँ यूज करेंगे, क्या इसका सूटेबल है, वो सब बता दें। नेक्स्ट अगर अपन कहें कम क्षमता के ऑल्टरनेटर के लिए काम आता है, अगला मेथड अगर अपन देखें तो यह है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसे EMF मेथड है, जिसे अपन सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड नाम क्यों देते हैं वो सुनिएगा। अभी अपन एक इक्वेशन जानते हैं, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था अपन ने EMF से, कि भाई E जो था वो किसके बराबर था? EMF V प्लस IA, हाँ जी, V प्लस IA RA प्लस J टाइम्स ऑफ IA एक्सेस। याद करिए,
ये एक्सेस जो मैंने यहाँ लिखा है ये अपने आप में दो रिएक्टेंस को सम्मिलित करता है, एक लीकेज और एक आर्मेचर रिएक्शन की। अब इस इक्वेशन को अगर देखें आप ध्यान से तो ये क्या बन जाएगा E, मगर इस V को इधर ले जाऊं E माइनस V, ओके बराबर। और यहाँ पे IA अगर कॉमन आ जाए तो बताइए, जैसे ही IA को कॉमन लूंगा ये RA प्लस JXS क्या बन गया, बोलो ZS बन गया ना, क्या बन गया ZS। अब ये बताओ ये E माइनस V, E क्या है यहाँ पे नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, V क्या है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। तो ये डिफरेंस किसको बताता है, एक तरह से वोल्टेज रेगुलेशन को। और ये वोल्टेज रेगुलेशन सीधा किसके बराबर दिख रहा है, IA इंटू ZS। तो आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज्ञात करना है तो आप तो बस करंट तो पता ही कितना लोड है, आप क्यों नहीं इसको कैलकुलेट कर लो। ये आपसे कहता है आप क्यों नहीं इस ZS को कैलकुलेट कर लो। अगर ZS आपने निकाल लिया, अगर ये आपका ज्ञात हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए अपन ने इस मेथड को नाम क्या दे दिया कि EMF मेथड सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड भी कहलाता है। ठीक, इस तरह से अपन कहते हैं ZS, यानी ZS कैसे निकालें। अब ZS निकालने के लिए अपन क्या करते हैं उसकी जरूर बात कर सकते हैं। ZS निकालने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑल्टरनेटर की, वो दोनों की जरूरत है, OCC और SCC। तो ZS कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझिएगा। यहाँ पे अपन कहते हैं इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया जाता है, दो ग्राफ अपन दिखा रहे हैं देखिएगा। एक होता है EMF और फील्ड एक्साइटेशन के बीच में, वो होता है OCC कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से अपन उस ग्राफ को दिखाएं अगर तो कुछ ऐसा होगा, ये है अपने पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, जनरेटर में भी ऐसा आपने बनाया होगा। अगर मैं कहूँ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन कहें तो दूसरा होता है कि भाई एक आपने लिया OCC और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में वो कहता है OCC के बाद कि अगर मैं यहाँ पे IF की जगह यहाँ पर आर्मेचर करंट ले लूँ और यहाँ पर ये IF ही रखूँ तो IA और IF के बीच में जो ग्राफ है वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो आप कहेंगे ये बनता है एक सरल रेखा। तो आपने कहा इस तरह से ऐसे, ये किसको दिखा रहा है, SCC, ये है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कहते हैं ZS क्या होगा। ZS निकालने के लिए ऐसा कहा जाता है कि क्यों ना आप एक अज्यूम करो, एक कांस्टेंट यहाँ पे करंट अज्यूम करो। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अपन ने कोई एक वैल्यू माना, इस तरह से ये कोई एक IF नोट है, एक फिक्स्ड कोई करंट है, इस करंट की वैल्यू को ऊपर बढ़ा दो। ये कहता है आप इस चीज को क्या करिए, ऊपर बढ़ाइए ऐसे। जब आप इसे ऊपर बढ़ाएंगे तो ये दो जगह कट करता है इसको, एक तो कट करता है OCC पर, उस पॉइंट को इधर ले आओ, और एक कट करता है SCC पर, उसको भी इधर ले आओ। तो आपने कहा इस तरह से आप दो पॉइंट यहाँ पे अचीव करते हैं। इसी फील्ड करंट पर, इस फील्ड करंट पर ओपन सर्किट वोल्टेज तो वैल्यू किसकी देगा, EMF का। तो यहाँ पर तो आपको एक E मिल गया, और इस करंट पर शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ वैल्यू किसके देगा, आप कहेंगे IA मिल गया। तो आपको एक तरह से यहाँ से एक EMF और एक करंट यहाँ से मिलता है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस IF पर। तो आप कहते हैं सिंपली अगर कोई पूछे ZS क्या है तो आप कहेंगे ZS इज द V ओपन सर्किट वोल्टेज, V ओपन सर्किट। और ये कहाँ से मिलना चाहिए, ओपन सर्किट मिलना चाहिए आपको OCC से। और नीचे आप कहेंगे डिवाइड Z क्या होता है, V अपॉन I। वो कहता है उसी IF पर आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ तो ऊपर तो मिला अपने को बेटा, ये तो मिला अपने को कि V ओपन सर्किट वोल्टेज, और यहाँ से क्या मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट सर्किट है। तो आपने कहा इन दोनों का, और नीचे आया ISC, ये किससे आया, SCC से। बस ध्यान ये रखना है कि करंट कॉमन होनी चाहिए, उसी फील्ड करंट पे होना चाहिए। इस वोल्टेज और इस करंट का जो रेशियो होगा, सिंपली V अपॉन I की बात कर रहा है, ये जो रेशियो होगा, हाँ जी, क्या निकल के आया, VOC अपॉन ISC, यानी एक तरह से वोल्टेज अपॉन करंट, यानी आप कह सकते हैं क्या निकल गया, ZS। तो इम्पिडेंस अगर आ गया तो बताइए क्या निकल जाएगा बेटा, आपका इम्पिडेंस अगर आ गया तो रेगुलेशन भी तो आ गया, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस मेथड की कुछ खास बातें हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उस चीज को देख लीजिए। क्या खास बात है वो सुनिए। इस EMF मेथड में जो क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न EMF मेथड का ये बनता है, इस मेथड में जो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात होता है, इस मेथड से जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो हमेशा आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो वास्तविक मान है, सही मान जो है, एक्चुअल वैल्यू से हमेशा अधिक मिलता है। इस मेथड में एक्चुअल वैल्यू से ही हमेशा अधिक देता है। अब एक्चुअल से अधिक रीड करता है, इसी वजह से इस मेथड को एक खास नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है पेसिमिस्टिक मेथड। इसे क्या नाम दिया गया, पेसिमिस्टिक मेथड। क्यों दिया गया पेसिमिस्टिक, हिंदी में अगर कहें तो इसे बोला जाता है निराशावादी।
ये क्वेश्चन काफी आता है, निराशावादी विधि। ये वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करने की एक निराशावादी विधि है, पेसिमिस्टिक मेथड है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। क्योंकि इस मेथड में एक और ड्रॉबैक भी है। इस मेथड में ऐसे कहा जाता है, ये जो अपन ने अभी बनाया तो डिटेल पे बात हो जाएगी। यहाँ पर वोल्टेज और करंट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ जाके आगे सैचुरेशन आ गया ना, यहाँ जाके आगे सैचुरेशन आ गया, तो जेड जो है, जेड की वैल्यू जब निकालते हैं, जेड क्या है, V/I। तो अगर मैं कहूँगा अगर इससे कम वाले मान लूंगा तो वोल्टेज हाई है, करंट लो है। लेकिन जैसे जैसे आगे इधर की तरफ जाऊंगा, वोल्टेज तो एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन करंट लगातार बढ़ेगा, तो सैचुरेटेड जो है इंपीडेंस वो हमेशा कम मिलती है। तो ये क्लियरिटी नहीं है कि जेड कहाँ से, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ भी बनता है। ये किसके लिए शो किया जाता है, ZS के लिए। तो एक तीसरा पॉइंट ये लिखा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा कि ZS जो अनसैचुरेटेड होता है, ZS की जो वैल्यू है कौन सी, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, आप कहेंगे ZS की वैल्यू किससे, सैचुरेटेड। क्या मतलब हुआ इसका, अगर कोई ZS यानी इंपीडेंस सैचुरेट हो गई है, वो हमेशा कम मिलेगी, क्योंकि इधर करंट की वैल्यू हाई है और इधर करंट की वैल्यू कम होती है। ये 3 पॉइंट में से ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये विधि किस तरह की विधि है, निराशावादी, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू से हमेशा ज्यादा रीड करता है। ये इसके पीछे ड्रॉबैक है, ये एक्चुअल से हमेशा हाई वैल्यू पढ़ रहा है, दैट मीन्स ये निराशावादी। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये तो था ये फर्स्ट मेथड। नाउ MMF मेथड की बात करते हैं, थर्ड मेथड जो है MMF, इसके लिए। अब ये क्या है, इस मेथड में क्या होगा अगर पूछा जाए तो, MMF मेथड सिंपली पिछले वाले से कैसे अलग है उसको समझना। लास्ट जो था EMF मेथड जो था, उसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन था, यानी पिछली बार हमने ZS का एक कंपोनेंट जो था, इसमें कहा जाता है इस मेथड में ZS में, कि भाई यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि XA जो है आर्मेचर रिएक्शन का जो रिएक्टेंस था, उसको हम XL का ही एक भाग मान लेते हैं सॉल्व करते समय, और यही एरर का काम बनता है। इस बार क्या बोला गया, MMF मेथड ये कहता है, MMF मेथड ये बोलता है कि भाई बेसिकली MMF मेथड ये कहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड, की सारी कैलकुलेशन किस में करो, फील्ड में, MMF में करो। अब MMF मेथड में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस बार ये बोला जाता है कि इस मेथड में जब आप हल करते हो, इस मेथड को जब सॉल्व करते हो, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कहेंगे यहाँ पे XL जो है उसको क्या मान लिया जाता है, आप कहेंगे XA का भाग, पहली चीज तो ये। इस बार इसको इसमें सम्मिलित मान लिया जाता है, XL को XA में, और इसी वजह से ये भी एक एररफुल रिजल्ट देता है। पहली चीज तो ये, XL होना किसमें चाहिए था, इसे कैलकुलेट एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप की तरह होना चाहिए था, लेकिन ये अगर इसका भाग मान लिया गया तो ये तो एक तरह का फ्लक्स का प्रभाव है ना, आर्मेचर, ये किसका इफेक्ट है, आर्मेचर रिएक्शन का। और आर्मेचर रिएक्शन जो है वो क्या करता है, आप कहेंगे वो सीधा सीधा फील्ड को डिस्टॉर्ट करता है, विकृत करता है, और फील्ड में कोई विकृति है वो सीधा MMF को बदल देता है, यानी एक तरह से किसको प्रभावित करता है, MMF को चेंज करता है। तो MMF मेथड में होना तो ये चाहिए था कि आर्मेचर रिएक्शन ऐसे सॉल्व होता, लेकिन हमने इसको भी इसमें सम्मिलित माना, इसलिए ये भी एक एररफुल रिजल्ट देता है। इसीलिए कहा जाता है इस MMF मेथड में भी कुछ चीजें जो आपको याद रखनी हो, क्या है, MMF मेथड में पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि वोल्टेज रेगुलेशन जो मिलेगा वो कैसा होगा, आप कहेंगे ये हमेशा एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है उससे कम रीड करता है, इससे जो मिलने वाला वैल्यू वो वास्तविक मान से हमेशा कम होगा। इसी वजह से एक्चुअल से कम रीड करने के कारण, इसी वजह से इसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक मेथड। क्या नाम देते हैं इसको, इसे कहा जाता है, इसे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मेथड क्या होगा, अगर कहें तो इसे नाम दिया गया है, दैट मीन्स आशावादी विधि। इसे हम आशावादी विधि इस नाम से भी जानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मेथड। अपन कहते हैं ना कि हमेशा अपनी सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा अपने बारे में हमें निराशावादी नहीं सोचना चाहिए, आशावादी कि सब अच्छा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू कम मिली है तो अपन ये आशा रखते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ जाए तो सही वैल्यू रीड करे, इसलिए अपन इसको ऑप्टिमिस्टिक की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों के अंदर कोई ना कोई एरर जरूर है, क्योंकि अपन कुछ कंपनसेशन यहाँ पे मानते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, ZPF मेथड बताइए। ZPF मेथड क्या कहता है आपको, जीरो पावर फैक्टर मेथड अपने आप में बिल्कुल एक अलग सेपरेट मेथड है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है, इसका पूरा नाम अगर अपन कहें तो सबसे पहले कह सकते हैं ये एक तरह का जीरो पावर फैक्टर मेथड है। ठीक है, और जीरो पावर फैक्टर मेथड में कैलकुलेशन के लिए एक ट्रायंगल बनता है
जो कि पोर्टियर ट्रायंगल होता है, इसलिए इसका नाम पोर्टियर ट्रायंगल की तरह बन गया। ये अगर मैं कहूँ तो ये एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग काम होते हैं। ZS में अगर मैं रेजिस्टेंस को तो नगण्य मान लूँ तो दो रिएक्टेंस है, एक होता है XL, एक होता है XA। हमें पता है इसको किसकी तरह सॉल्व किया जाना चाहिए, EMF की तरह, और इसको किसकी तरह सॉल्व किया जाना चाहिए, आप कहेंगे MMF की तरह। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, सेपरेट सॉल्व करते हैं। अगर दोनों को अपने अपने रूप में सेपरेट सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये एक्यूरेटली ही मेजर होगा। इसी वजह से जो खास बात, ये ट्रायंगल की बात करें अगर, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनता है। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनता होगा। सबसे पहले अगर अपन कहें तो एक तो इसमें ये देखो OCC है, इस OCC के ठीक बाद इससे एक ड्रॉप पर एक कैरेक्टरिस्टिक ये बनता है, इसमें अपन ये है OCC, ये कहलाता है ZPFC। ठीक है, इनके बीच में यहाँ इस पॉइंट से पूरा का पूरा पोर्टियर ट्रायंगल बनाने का एक सेपरेट मेथड है। मैं डायरेक्टली शो कर देता हूँ आपको, बात जो समझानी वो दिखाने के लिए। हम कहेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है भी ऐसे, इसमें भी बेसिकली जो ट्रायंगल अपने को चाहिए उसकी अगर बात करूं तो इसमें भी अपन कहते हैं ये वाला ट्रायंगल ऐसे परपेंडिकुलर आता है, ये जो ट्रायंगल बनता है इसे नाम दिया गया क्या, पोर्टियर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल इसे अगर मैं बोलूं दैट मीन्स OPQ, तो आप कहेंगे ट्रायंगल OPQ जो बन रहा है इसे बोलते हैं अपन पोर्टियर त्रिभुज, पोर्टियर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की खास बात क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है EMF, इस पे क्या है करंट। तो आप कहेंगे नॉर्मल इस करंट की दिशा में अपने पास दो ब्रांच दिख रही है OP और PQ, तो आप कहेंगे इस ट्रायंगल में OP ब्रांच और PQ ब्रांच जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख रहा है, तो OP और PQ किसको शो करते हैं, ये कई बार पूछा जाता है, उस चीज को देख लीजिए। OP और PQ को इसको शो करता है। तो OP जो है ये एक तरह का ड्रॉप है, तो OP यहाँ पे IAXL ड्रॉप को बताता है, और PQ जो है इधर इस ये करंट के एनालोगस है, ये आर्मेचर के MMF को बताता है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं ये XL कैलकुलेट करता है और ये XA कैलकुलेट करता है, दोनों को अलग अलग सेपरेट क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से ये फंडामेंटल अपन कह सकते हैं पोर्टियर ट्रायंगल की खास बात क्या है, अगर ये पूछा जाए तो पोर्टियर ट्रायंगल में याद रखिएगा, पोर्टियर ट्रायंगल हमेशा अगर बोला जाए कैसा रीड करेगा, तो आप कहेंगे ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू जो है किसका, वोल्टेज रेगुलेशन का, वही पड़ता है। ये एक तरह का एक एक्यूरेट मेथड है। क्या है, एक्यूरेट मेथड, ये एक्चुअल वैल्यू रीड करता है। बस इसमें एक छोटी सी कमी, या फिर कमी नहीं कह सकते, लिमिटेशन है, वो यही है कि इस मेथड के थ्रू अपन सेलिएंट मशीन का नहीं निकाल सकते। सेलिएंट और सिलेंड्रिकल दो तरह की होती है ना, तो सेलिएंट मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को एक सिंगल रिएक्टेंस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ D और Q एक्सिस दोनों का गुण है। इसलिए अपन कहते हैं जब हम ASA मेथड पढ़ते हैं तो ये भी एक तरह का एक स्टैंडर्ड मेथड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड, ये इसका पूरा नाम है। पहली चीज, इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप कहते हैं सैचुरेशन का जो प्रभाव है, संतृप्त अवस्था का जो प्रभाव है, संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन का इफेक्ट, संतृप्त अवस्था का जो प्रभाव है उसको कंसिडर किया जाता है, उसे काउंट करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ये भी एक तरह से आप कहेंगे एक्यूरेट मेथड है, यानी इस मेथड से भी आप कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का क्या बोला जाएगा, सही मान, वोल्टेज रेगुलेशन का सही मान पढ़ा जाता है, सही मान पढ़ा जाता है, सही मान रीड किया जाता है, ये कहा जाएगा। इस मेथड से भी वोल्टेज रेगुलेशन की एक एक्चुअल वैल्यू जो है उसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं रेगुलेशन के सेंस पे अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी बात को आपसे कंसिडर करेगा कि क्या इसके गुण हैं, किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है और क्या कुछ। ये थे वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित, आप कह सकते हैं मशीन में वोल्टेज रेगुलेशन अगर ऑल्टरनेटर के लिए निकालना है तो कौन कौन से पॉसिबल अपने पास मेथड्स हैं और उनमें क्या वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करके ज्ञात किया जाता है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास जो वोल्टेज रेगुलेशन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्लास में अपन कैरेक्टरिस्टिक और अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।